मैंने बहुत से अफसर देखे हैं, बहुत से नेताओं को आते जाते देखा है, लेकिन जैसा इंसान वो था वैसा शायद ही फिर कभी कोई इस धरती पर पैदा होगा। उसका नाम राघव सिंह था, पर जब लोग उसे पहचानने लगे तो बस एक ही नाम चारों ओर गूंजने लगा, डीएम साहब का दबंग। पर ये कहानी सिर्फ एक अफसर की ताकत की नहीं है, ये कहानी है एक इंसान की, जिसने अपनी जिंदगी में इतने गहरे जख्म खाए कि वो खुद एक जख्म बन गया, लेकिन किसी को दर्द देना उसने कभी नहीं सीखा। मैं उसे तब से जानता हूँ जब वो बस एक साधारण गांव का लड़का था। उसका बचपन उतना ही कठिन था जितना किसी सूखे खेत की मिट्टी। उसके पिता एक मामूली स्कूल टीचर थे और माँ दिन भर दूसरों के घर बर्तन मांजती थीं। घर में गरीबी का आलम ऐसा कि कभी कभी रात को सिर्फ नमक रोटी ही खानी पड़ती थी। लेकिन राघव की आंखों में तब भी कुछ अलग था, जैसे उसमें कोई आग जल रही हो, कोई ऐसा सपना जो बाकी सबको बस कहानी लगता हो। वो बचपन से ही पढ़ाई में तेज था। स्कूल में जब बाकी बच्चे खेलते, वो पेड़ के नीचे बैठकर पुराने फटे किताबों से कुछ न कुछ पढ़ता रहता। टीचर अक्सर कहा करते कि इस लड़के में कुछ है, लेकिन शायद किस्मत इतनी मेहरबान नहीं थी उस वक्त। गांव में शिक्षा का माहौल नहीं था और घर की हालत तो ऐसी कि किसी बच्चे के बड़े सपने देखना भी पाप माना जाता था। एक दिन राघव के पिता बीमार पड़ गए। उनके इलाज के लिए पैसे नहीं थे। माँ ने गांव के जमींदार से उधार मांगा, लेकिन उसने ताने मारे और अपमानित कर दिया। राघव वो सब चुपचाप देखता रहा, लेकिन उसके दिल में एक आग लग गई। उसने उस दिन खुद से वादा किया कि अब वो अपनी तकदीर को खुद लिखेगा, चाहे हालात कुछ भी हो, चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो। वो अपने माता पिता को वो इज्जत दिलाकर रहेगा जिसके वो हकदार हैं। वो रातें अब भी मेरी याद में ताज़ा हैं, जब वो लालटेन की हल्की रोशनी में पूरी रात पढ़ता रहता। कई बार उसकी माँ उसे सुलाने की कोशिश करती, लेकिन वो कहता नहीं, बस सिर हिलाकर फिर से किताबों में डूब जाता। उसके पैर में चप्पल नहीं होती थी, लेकिन उसका इरादा सबसे मजबूत जूते से भी ज्यादा मजबूत था। धीरे धीरे साल बीतते गए। राघव ने 10वीं की परीक्षा में पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया। अखबार में उसका नाम छपा तो पूरे गांव में चर्चा हो गई। लेकिन असली चुनौती तो आगे थी। शहर जाकर पढ़ाई करना मतलब खर्चा, और खर्चा मतलब वो चीज जो उसके घर में नहीं थी। लेकिन शायद किस्मत ने भी उस दिन उससे हार मान ली थी। गांव के कुछ लोगों ने चंदा करके उसे शहर भेज दिया। वो पहली बार अपने गांव से बाहर निकला तो उसके दिल में डर भी था और उम्मीद भी। शहर की भीड़ में वो एकदम अनजान था। हॉस्टल में जगह नहीं मिली तो उसने एक छोटे से कमरे में रहना शुरू किया। वो दिन में कॉलेज जाता और रात में एक चाय की दुकान पर काम करता। कई बार तो उसके पास 2 वक्त की रोटी के भी पैसे नहीं होते, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो कहता था कि भूख से बड़ा डर नाकामी का होता है, और वो उस डर को कभी अपने पास आने नहीं देगा। कई साल बीते, मेहनत रंग लाई। उसने सिविल सर्विसेज की परीक्षा दी। पहले प्रयास में असफल रहा, दूसरे में भी नाकाम रहा, लेकिन तीसरे प्रयास में उसने इतिहास रच दिया। गांव का वही गरीब लड़का अब भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बन गया। अखबारों में तस्वीर छपी, टीवी चैनलों पर उसका नाम आया, और जब वो पहली बार अपनी पोस्टिंग के लिए जिले में पहुंचा तो लोग उसकी आंखों में चमक देखकर हैरान थे। उसमें वो अहंकार नहीं था जो अफसरों में होता है, बल्कि एक सादगी थी, एक अपनापन था जो हर किसी के दिल को छू जाता था। उसकी पहली पोस्टिंग एक ऐसे जिले में हुई थी जो अपराध और भ्रष्टाचार से भरा हुआ था। वहाँ सरकारी अफसरों की बात कोई नहीं सुनता था। नेताओं की पकड़ इतनी मजबूत थी कि लोग सरकारी दफ्तरों में कदम रखने से भी डरते थे। लेकिन राघव ने शुरुआत ही अलग की। उसने किसी नेता से मुलाकात नहीं की, बल्कि सीधे गाँव में जाने लगा। खेतों में किसानों से मिला, स्कूलों में बच्चों से मिला, अस्पतालों में मरीजों से बात किए बिना ही उनकी हालत समझ ली। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि ये कोई आम अफसर नहीं है। इसने सिर्फ कुर्सी नहीं संभाली, बल्कि जनता का भरोसा संभाल लिया है। उसका काम करने का तरीका बड़ा अजीब था। वो सुबह 4 बजे उठता, दौड़ता, फिर सीधा निरीक्षण पर निकल जाता। किसी को पहले से खबर नहीं होती थी कि वो कहाँ जाएगा। एक बार तो उसने अचानक एक स्कूल का दौरा किया और देखा कि बच्चे जमीन पर बैठे हैं, मास्टर जी घर चले गए हैं। उसी दिन स्कूल में टेबल, कुर्सी और पंखे पहुंच गए। अगली सुबह बच्चे जब आए तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी। लोगों में डर कम और भरोसा ज्यादा बढ़ने लगा।
लेकिन जब कोई अच्छा काम करता है तो कुछ लोग उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। जिले के कुछ भ्रष्ट नेता और अधिकारी उसकी ईमानदारी से परेशान हो गए। उन्होंने साजिशें रचनी शुरू कर दी। एक बार तो झूठे आरोप लगाकर उसका ट्रांसफर करवाने की कोशिश हुई, लेकिन जनता ने आवाज उठाई। अखबारों में खबरें छपी कि जनता अपनी डीएम के साथ है। सरकार को कदम पीछे खींचना पड़ा। राघव को तब पहली बार एहसास हुआ कि सच्चाई की ताकत क्या होती है। लेकिन इसी बीच उसकी निजी जिंदगी में तूफान आ गया। उसके पिता की तबीयत बिगड़ गई। वो छुट्टी लेकर गांव पहुंचा तो देखा कि वही जमींदार जिसने कभी उसकी मां का मजाक उड़ाया था, अब उसकी चौखट पर खड़ा है, माफी मांग रहा है। लेकिन राघव ने उसे माफ कर दिया, क्योंकि अब उसके पास बदले से बड़ा हथियार था, इज्जत। वो कुछ दिन गांव में रहा, पिता को संभाला और फिर वापस ड्यूटी पर लौट गया। लेकिन उसके अंदर अब एक और ज्वाला जल रही थी। वो अब सिर्फ अफसर नहीं था, वो एक ऐसा इंसान बन गया था जो बदलाव का प्रतीक बन गया। लोग उसे दबंग कहते थे, लेकिन वो जानता था कि असली दबंग वो नहीं, बल्कि वो किसान, वो मजदूर हैं जो हर दिन अपनी गरीबी से लड़कर जिंदा रहते हैं। वो कहता था कि असली ताकत तो उसी में है जो डर के बावजूद सही रास्ता चुनता है। फिर एक दिन वो घटना हुई जिसने उसे हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जगह दे दी। उस दिन का सूरज कुछ अलग ही था। आकाश पर हल्का सा धुंधलापन था, जैसे मौसम खुद किसी आने वाले तूफान की आहट महसूस कर रहा हो। जिला मुख्यालय के बाहर जनता का एक बड़ा जमावड़ा था। लोग हाथों में तख्तियां लिए खड़े थे। कुछ के चेहरे पर उम्मीद थी तो कुछ के दिलों में गुस्सा। और बीच में खड़ा था राघव सिंह, अपने वही शांत चेहरे और दृढ़ नजरों के साथ। मामला जिले की सबसे बड़ी खदान का था, जहां वर्षों से अवैध खनन चल रहा था। नेताओं, माफियाओं और अफसरों की मिलीभगत से हर महीने करोड़ों रुपए की लूट होती थी। लेकिन जब राघव ने वहां जांच शुरू की तो सब कुछ हिल गया। उसने रातों रात खदान का दौरा किया, मशीनें जब्त करवाईं, ट्रकों को रोका और कई लोगों को गिरफ्तार किया। मीडिया में उसकी तस्वीरें छपने लगी। लोग उसे असली दबंग अफसर कहने लगे। लेकिन सच की राह कभी आसान नहीं होती। कुछ दिन बाद उसके घर के बाहर एक धमाका हुआ। वो खुद बच गया, लेकिन उसके चौकीदार की मौत हो गई। पुलिस ने जांच की, लेकिन सबूत नहीं मिले। सब जानते थे कि ये हमला उसी खदान माफिया ने करवाया था, पर कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। राघव की आंखों में दर्द तो था, लेकिन डर नहीं। उसने चौकीदार के परिवार की जिम्मेदारी खुद ली और उन्हें घर, नौकरी और सम्मान दिलाया। लोग कहते हैं कि अफसरों का दिल पत्थर का होता है, लेकिन उस दिन मैंने देखा कि उसके अंदर कितना कोमलपन था। उसने अपने आंसू सबके सामने नहीं दिखाए, लेकिन रात को जब वो ऑफिस के कोने में अकेला बैठा था तो उसके आंखों से बहते आंसू उस फाइल के पन्नों पर गिरते रहे जिनमें इंसाफ की लड़ाई दर्ज थी। वो अब और सख्त हो गया था। उसने जिले की हर अवैध गतिविधि पर नकेल कस दी। शराब माफिया से लेकर भ्रष्ट अफसर तक कोई उसके निशाने से नहीं बचा। जो अफसर सालों से जनता को लूट रहे थे, वो अब उसके नाम से कांपते थे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत जनता थी। हर गरीब, हर किसान, हर मजदूर उसके लिए दीवार बन गया था। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गई। उसे कई बार चेतावनी मिली कि वो ज्यादा न बोले, वरना उसका ट्रांसफर दूर के इलाके में कर दिया जाएगा। लेकिन वो नहीं झुका। उसने कहा था कि अफसर का कर्तव्य जनता के प्रति होता है, सत्ता के प्रति नहीं। फिर एक दिन एक ऐसा केस सामने आया जिसने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। जिले के एक दूर दराज गाँव में एक बच्ची की मौत हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लापरवाही छुपाने की कोशिश की गई थी। मामला दबाया जा रहा था क्योंकि इसमें एक स्थानीय नेता का नाम आ रहा था। जब राघव को खबर मिली तो उसने पूरी टीम लेकर गांव का दौरा किया। रास्ता दलदली था, बारिश में फिसलन थी, लेकिन वो खुद चलकर वहां पहुंचा। गांव के लोग पहले डर रहे थे, पर जब उन्होंने उसे सामने देखा तो सब कुछ खुलकर बताने लगे। उसने हर गवाह की बात सुनी, सबूत जुटाए और कुछ ही दिनों में वो पूरा राज खुल गया। नेता और उसके गुंडों को गिरफ्तार कर लिया गया। उस दिन पूरे जिले में सिर्फ एक ही नाम था, डीएम साहब का दबंग। लेकिन ये जीत आसान नहीं थी। ऊपर से दबाव बढ़ने लगा। उसे फोन आने लगे कि केस वापस ले ले। उसे पद से हटाने की धमकी दी गई, लेकिन राघव ने वही किया जो उसे सही लगा। उसने कहा था कि इंसाफ अगर डर के साए में होगा तो उसका मतलब ही खत्म हो जाएगा। कुछ हफ्तों बाद उसका ट्रांसफर आदेश आ गया। उसे प्रदेश के सबसे कठिन इलाके में भेज दिया गया, जहाँ न बिजली थी, न सड़कें, और जहाँ अफसर जाना नहीं चाहते थे। लेकिन वो मुस्कुराया और बोला कुछ नहीं। उसने चुपचाप अपना सामान बांधा और चला गया। उस नए जिले में हालात बहुत खराब थे। लोग नक्सलवाद से डरते थे, गांव में विकास का नाम तक नहीं था। लेकिन राघव ने फिर वही किया जो वो हमेशा करता आया था, जनता के बीच जाकर उनका विश्वास जीता। उसने स्कूल बनवाए, अस्पतालों में दवाइयाँ पहुँचाई और जिन रास्तों पर कभी अफसरों ने कदम नहीं रखा था, वहाँ खुद पैदल चला।
धीरे धीरे लोग उसके नाम से ही प्रेरणा लेने लगे। बच्चे कहते थे कि वो भी बड़े होकर राघव सिंह जैसे बनेंगे। बुजुर्ग उसे अपना बेटा मानते थे, औरतें उसके लिए दुआएं करती थीं। लेकिन उस सब के बीच वो अंदर से टूटता जा रहा था। उसके पिता की तबीयत फिर खराब थी, लेकिन वो छुट्टी नहीं ले पा रहा था। एक रात जब वो अपने कमरे में अकेला बैठा था, उसने अपने पुराने दिनों की यादें लिखा कि ईमानदारी सबसे बड़ी जंग है और इस जंग में जीतने वाला वही है जो खुद से हारता नहीं। पर जिंदगी ने जैसे उसकी हिम्मत की और परीक्षा लेनी थी। उसी जिले में एक बड़ा घोटाला पकड़ा गया, जिसमें कई बड़े नाम शामिल थे। उसने सारे सबूत इकट्ठे किए, फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय तक भेजी। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने सबको हिला दिया। अचानक एक दिन अखबारों में खबर छपी कि राघव सिंह को निलंबित कर दिया गया है। कारण बताया गया अनुशासनहीनता। लेकिन जो लोग सच्चाई जानते थे, उन्हें मालूम था कि ये सजा नहीं, साजिश थी। लोग सड़कों पर उतर आए, उसके समर्थन में नारे लगे। सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगे कि सिस्टम ने फिर एक ईमानदार अफसर को कुचल दिया। लेकिन राघव ने कभी शिकायत नहीं की। उसने कहा था कि अगर सच्चाई के रास्ते पर चलना गुनाह है, तो वो ये गुनाह बार बार करेगा। कुछ महीनों तक वो सस्पेंड रहा, लेकिन इस दौरान भी उसने हार नहीं मानी। वो गांव-गांव जाकर बच्चों को पढ़ाने लगा, गरीबों की मदद करने लगा। उसका नाम अब सिर्फ अफसर के रूप में नहीं, बल्कि एक आंदोलन के प्रतीक के रूप में लिया जाने लगा। फिर एक दिन सरकार को झुकना पड़ा। उसकी ईमानदारी, उसकी लोकप्रियता और जनता का दबाव देखकर उसे फिर से सेवा में बहाल किया गया। लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहा था। उसके अंदर की आग और भड़क चुकी थी। वो अब सिर्फ एक अफसर नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन चुका था। उसके जीवन में अब तक जितनी भी लड़ाइयाँ थीं, वो सब बाहर की थीं, सिस्टम से, भ्रष्टाचार से, झूठ से। लेकिन इस बार लड़ाई उसके अंदर थी। ये लड़ाई किसी माफिया या नेता से नहीं, बल्कि खुद से थी। सस्पेंशन के दौरान जो वक्त उसने गांव-गांव घूमकर बिताया, उस वक्त ने उसे अंदर से बदल दिया था। वो अब पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर वही सादगी थी, पर आंखों में अब एक गहराई थी, जैसे किसी ने वहां दर्द के समंदर को बंद कर दिया हो। वो अक्सर रातों को देर तक जागता रहता, खिड़की से बाहर देखता और सोचता कि इंसान आखिर क्या चाहता है, इज्जत, पैसा या सुकून। उसने सब कुछ खो दिया था, पर फिर भी उसके पास कुछ था जो किसी के पास नहीं था, लोगों का भरोसा। एक दिन उसे खबर मिली कि उसके पिता की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। वो तुरंत गांव पहुंचा। घर का वही पुराना दरवाजा, वही मिट्टी की दीवारें, पर अब सब कुछ बदला हुआ था। पिता बिस्तर पर पड़े थे, आंखों में कमजोरी थी, पर जब उन्होंने राघव को देखा तो एक हल्की सी मुस्कान आई। वो मुस्कान ऐसी थी जो किसी पिता के गर्व की मिसाल होती है। कुछ दिन बाद पिता इस दुनिया को छोड़ गए। उस दिन राघव टूटा था। पहली बार उसने अपने कमरे में खुद को बंद किया और देर तक रोया। उसके जीवन में एक खालीपन आ गया था जो शायद कभी नहीं भर सका। माँ अब अकेली रह गई थी, लेकिन राघव ने उन्हें अपने साथ शहर लाने की कोशिश की। माँ ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें गांव की मिट्टी से ही सुकून मिलता है। वो चुपचाप माँ के पैरों में सिर रखकर बैठा रहा। उसे लगा जैसे सारी ताकत, सारी शोहरत उस पल बेमानी हो गई थी। कुछ महीनों बाद सरकार ने उसे फिर से बहाल किया और इस बार उसकी पोस्टिंग राज्य के सबसे कठिन और संवेदनशील जिले में की गई। वो जगह नक्सलियों का इलाका था। वहां जाना किसी खतरे से कम नहीं था, लेकिन राघव ने बिना एक पल गंवाए जिम्मेदारी संभाल ली। वो पहले दिन ही बिना किसी सुरक्षा घेरे के गांव पहुंच गया। लोग डर गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अफसर खुद उनके बीच बैठा है, तो उनके चेहरे पर भरोसा लौट आया। उसने लोगों से कहा, कुछ नहीं, बस सुना, उनकी परेशानियां, उनकी कहानियां, उनका दर्द, और शायद पहली बार उन्हें लगा कि कोई अफसर उनके लिए भी है। धीरे धीरे उसने पूरे इलाके की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी। जहां पहले डर था, वहां अब उम्मीद आने लगी। बच्चों के स्कूल खुलने लगे, अस्पतालों में दवाइयां पहुंचने लगीं, और सबसे बड़ी बात, लोगों ने सरकार पर भरोसा करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर वही हुआ जो हमेशा अच्छे लोगों के साथ होता है। सिस्टम में बैठे कुछ लोगों को उसकी लोकप्रियता खटकने लगी। नेताओं को लगा कि वो बहुत बड़ा हो रहा है। अफसरों को लगा कि उसकी ईमानदारी उनकी चालों पर भारी पड़ रही है। और तभी रची गई वो साजिश जिसने उसे एक बार फिर तोड़ दिया।
एक रात जब वो गांव से लौट रहा था, उसकी गाड़ी पर गोलियां चली। ड्राइवर वहीं ढेर हो गया। किसी तरह सुरक्षा कर्मियों ने उसे बचाया। हमले की खबर पूरे प्रदेश में फैल गई। लोग सड़कों पर उतर आए। हर जगह आवाज उठी कि उनके दबंग डीएम को इंसाफ मिले। लेकिन जैसे हर बार हुआ था, इस बार भी कुछ साबित नहीं हुआ। राघव के अंदर अब सन्नाटा था। वो जानता था कि ये लड़ाई अब सिर्फ उसकी नहीं है, ये उन सब की लड़ाई है जो सच्चाई में भरोसा रखते हैं। उसने फिर से काम शुरू किया, लेकिन अब उसका तरीका और मजबूत हो गया था। वो हर दिन सुबह निकलता, खुद निरीक्षण करता, हर गांव, हर पंचायत में जाता। एक दिन जब वो स्कूल निरीक्षण पर था, तो उसने देखा कि बच्चे बिना किताबों के पढ़ रहे हैं। उसने वहीं जमीन पर बैठकर बच्चों को सिखाया। उस दिन की तस्वीर अखबार में छपी और लोग कहने लगे कि ऐसा अवसर फिर नहीं आएगा। लेकिन किस्मत ने जैसे उसके लिए और दर्द बचा रखा था। उसी साल उसकी माँ भी चल बसी। वो अब सचमुच अकेला हो गया था। उसके पास अब कोई नहीं था जो उसके माथे पर हाथ रख सके, कोई नहीं जो कह सके कि सब ठीक हो जाएगा। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा कि शायद यही जिंदगी है, जितना ऊपर उठो उतना अकेला रहो। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने माँ बाप के नाम पर एक फाउंडेशन शुरू किया, गरीब बच्चों के लिए। उसने अपनी आधी तनख्वाह उसी फंड में देना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी पहचान अब सिर्फ एक अफसर के रूप में नहीं रही, वो एक मिसाल बन गया। लोग कहते थे कि अगर देश में 10 अफसर भी ऐसे हो जाएं, तो पूरा तंत्र बदल जाएगा। लेकिन सत्ता की दीवारों के पीछे बैठी आंखों को ये सब रास नहीं आ रहा था। उसके खिलाफ फिर जांच बैठा दी गई। कहा गया कि उसने फंड में गड़बड़ी की है। वो जानता था कि ये झूठ है, लेकिन फिर भी उसने जांच का सामना किया। हर कागज, हर रसीद उसने खुद पेश की और आखिरकार जांच में उसे निर्दोष पाया गया। उस दिन जब वो ऑफिस से बाहर निकला, तो बाहर हजारों लोग खड़े थे। सब उसके लिए तालियां बजा रहे थे। उसकी आंखें नम थीं। उसे लगा जैसे उसके माँ बाप कहीं ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं। उस दिन शाम को उसने अकेले बैठे बैठे चाय पीते हुए कहा था कि शायद यही सच्चे अफसर की जीत होती है। जब लोग तुम्हारे लिए लड़ने लगते हैं, तब सिस्टम भी हार मान लेता है। लेकिन उसके दिल में एक बात हमेशा रहती थी कि क्या ईमानदारी हमेशा इतनी महंगी क्यों होती है? क्यों सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला हर इंसान किसी न किसी मोड़ पर अकेला पड़ जाता है? उसके चेहरे पर अब झुर्रियां आने लगी थीं, लेकिन उसकी आंखों की चमक वही थी। वो हर नए अफसर से कहता कि कुर्सी सिर्फ एक जिम्मेदारी है, ताकत नहीं, और ताकत हमेशा जनता के पास होती है, अफसर के पास नहीं। फिर एक दिन राज्य सरकार ने उसे एक नई जिम्मेदारी दी। पूरे प्रदेश का विकास आयुक्त बना दिया गया। अब उसका दायरा बहुत बड़ा था, पर उसके काम करने का तरीका वही रहा, ईमानदारी, सादगी और जनता से जुड़ाव। वो हर जिले में जाकर निरीक्षण करता, स्कूलों में बच्चों से मिलता, अस्पतालों में मरीजों के सिर पर हाथ रखता, और जब मीडिया उससे सवाल करती तो वो बस इतना कहता कि अगर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो वही असली काम है। लोग अब उसे भगवान की तरह पूजने लगे थे, लेकिन वो जानता था कि वो बस एक इंसान है, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी जिंदगी में दर्द को अपना हथियार बना लिया था। उसके जीवन की शामें अब पहले जैसी नहीं थीं। अब वो अक्सर अकेला बैठा रहता, पुरानी फाइलों को देखता और सोचता कि क्या कुछ बदल पाया। उसके सामने पूरे प्रदेश का नक्शा होता और उस पर वो उन इलाकों को निशान लगाता जहां अब लोग मुस्कुरा रहे थे। वो जानता था कि बदलाव धीरे आता है, लेकिन जब आता है तो गहराई तक उतर जाता है। वो अब प्रदेश का विकास आयुक्त था। उसके पास शक्ति भी थी, साधन भी, लेकिन उसके लिए ये सब कुछ नहीं था। उसके लिए सबसे बड़ी बात थी इंसाफ और जनता का भरोसा। उसने हर जिले में ईमानदार अफसरों की टीम बनाई और हर उस जगह काम शुरू करवाया जहां सालों से भ्रष्टाचार की जड़ें जम चुकी थीं। पर जहां रोशनी बढ़ती है, वहां अंधेरा भी और गहराता है। कई बड़े ठेकेदार और राजनेता उसकी इस मुहिम से परेशान हो गए। उन्होंने मिलकर उसके खिलाफ एक आखिरी साजिश रची। एक बड़े पुल के निर्माण में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ था। फाइलों में सब कुछ सही दिखाया गया था, लेकिन हकीकत में पुल अधूरा था। जब राघव को इसकी भनक लगी तो उसने खुद मौके पर जाकर जांच की। बारिश का मौसम था और उस दिन तेज तूफान चल रहा था, पर उसने गाड़ी नहीं रोकी। वो कहता था कि जब जनता की मेहनत का पैसा लूटा जा रहा हो तो मौसम कोई बहाना नहीं हो सकता। वो पुल तक पहुंचा तो सच्चाई सामने थी। पुल आधा बना था और बाकी हिस्सा सिर्फ कागजों पर दिखाया गया था। उसने वहीं खड़े होकर पूरा दस्तावेज जब्त किया और सबूत इकट्ठा करने लगा। लेकिन तभी एक हादसा हुआ।
पुल का अधूरा हिस्सा अचानक ढह गया। वहां मौजूद कुछ मजदूर नीचे गिर गए। अफरा तफरी मच गई, लोग भागने लगे, लेकिन राघव भागा नहीं। वो नीचे उतर गया, मलबे में फंसे मजदूरों को निकालने लगा। उसके कपड़े मिट्टी में सने हुए थे, माथे से खून बह रहा था, पर वो तब तक नहीं रुका जब तक आखिरी मजदूर बाहर नहीं आया। उस दिन मीडिया में उसे फिर से हीरो कहा, लेकिन वो जानता था कि असली हीरो वो मजदूर हैं जो हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर काम करते हैं। उसने उस रात ऑफिस में बैठकर लंबी रिपोर्ट तैयार की, जिसमें घोटाले के सारे नाम थे, नेता, अफसर, ठेकेदार, सब। वो रिपोर्ट अगर सार्वजनिक होती तो कई बड़े नाम बेनकाब हो जाते, और इसलिए अगली सुबह उसकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। सुबह सुबह जब वो ऑफिस के लिए निकला, उसकी गाड़ी को एक तेज ट्रक ने टक्कर मार दी। गाड़ी पलट गई और कुछ ही पलों में सब खत्म हो गया। ड्राइवर मौके पर ही मर गया। राघव को अस्पताल ले जाया गया, पर उसकी हालत गंभीर थी। पूरा प्रदेश सदमे में था। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि उनका दबंग डीएम अब जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। अस्पताल के बाहर हजारों लोग जमा थे। किसी के हाथ में फूल थे, किसी के हाथ में दुआएं। लोग बस यही कहते थे कि भगवान उसे बचा ले। 3 दिन तक वो बेहोश रहा। तीसरे दिन उसकी आंखें खुली। डॉक्टरों ने कहा कि अब वो खतरे से बाहर है, लेकिन बहुत कमजोर हो गया है। जब उसे होश आया तो उसने सबसे पहले वही रिपोर्ट मांगी। वो जानता था कि अगर वो रिपोर्ट किसी के हाथ लग गई तो सच्चाई फिर दफन हो जाएगी। उसने अपने सहायक से कहा कि रिपोर्ट को सुरक्षित रखे और मुख्यमंत्री तक पहुंचा दे। रिपोर्ट गई और कुछ ही दिनों में प्रदेश की राजनीति हिल गई। बड़े बड़े चेहरे बेनकाब हो गए। घोटाले में शामिल मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। कई ठेकेदार गिरफ्तार हुए। लोगों ने कहा कि उसने एक पुल की सच्चाई खोलते खोलते पूरा सिस्टम हिला दिया, लेकिन उसके शरीर ने अब साथ छोड़ना शुरू कर दिया था। लगातार तनाव, चोटें और बीमारी ने उसे तोड़ दिया था। कुछ महीनों बाद उसकी तबीयत फिर खराब हुई। इस बार वो ऑफिस नहीं जा सका, लेकिन वो हर दिन अपने बिस्तर से ही काम करता, लोगों की अर्जियां पढ़ता, आदेश लिखवाता। डॉक्टर कहते थे कि उसे आराम की जरूरत है, पर वो कहता था कि जब तक जनता की फाइलें लंबित है, आराम कैसे करूं? धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होता गया, लेकिन उसका हौसला पहले जैसा रहा। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी, वही शांति थी। एक दिन जब वो बहुत कमजोर था, उसने अपने सहायक को बुलाया और कहा कि उसके कमरे की दीवार पर माँ बाप की तस्वीर टांग दे। वो तस्वीर टंगी और उसी को देखता हुआ वो मुस्कुराया। उसने डायरी खोली और लिखा कि अगर मेरी जिंदगी से किसी को प्रेरणा मिले तो यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। फिर उसने कलम रख दी, आंखें बंद की और हमेशा के लिए शांत हो गया। उसकी मौत की खबर पूरे देश में फैल गई। जिस अस्पताल में वो भर्ती था, वहाँ हजारों लोग जमा हो गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि वो अब नहीं रहा। सरकार ने उसे राज्य समारोह के साथ अंतिम विदाई दी, लेकिन सबसे बड़ी श्रद्धांजलि तो जनता ने दी। उसके गांव के बच्चे, जिनके लिए उसने फाउंडेशन बनाया था, सब कंधे पर उसकी तस्वीर लेकर निकले, और गांव की मिट्टी में जब उसका शरीर रखा गया तो हर किसी की आंखों में आंसू थे। उसकी माँ के पुराने घर की दीवार पर आज भी एक बोर्ड टंगा है, डीएम साहब का दबंग, ईमानदारी का दूसरा नाम। लोग कहते हैं कि वो चला गया, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो कहीं गया नहीं। वो अब भी जिंदा है, हर उस अफसर में जो सच बोलने की हिम्मत रखता है, हर उस किसान में जो अपनी मेहनत पर भरोसा करता है, हर उस बच्चे में जो अपने सपने को सच करने की जिद रखता है। कहते हैं कि जब कभी कोई अफसर किसी गरीब की झोपड़ी में जाकर उसका हाल पूछता है तो हवा में एक हल्की सी फुसफुसाहट गूंजती है। यही तो था डीएम साहब का दबंग। रात का सन्नाटा उस दिन पूरे जिले पर जैसे किसी अदृश्य बोझ की तरह पसरा हुआ था। आसमान में बादल घिरे थे और राघव सिंह अपने सरकारी आवास की खिड़की से बाहर झांक रहे थे। उनके सामने के लॉन में पेड़ों की परछाइयां लहरों की तरह हिल रही थीं। कहीं दूर मंदिर की आरती की ध्वनि धीमे धीमे हवा में घुल रही थी, लेकिन राघव के भीतर न कोई शांति थी, न कोई स्थिरता। उस दिन कलेक्टरेट परिसर में जो हुआ था, उसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया था। सुबह एक किसान परिवार अपने 3 छोटे बच्चों के साथ दफ्तर आया था। खेत पर जमीन कब्जाने वाले गुंडों से परेशान था। शिकायतें की, लेकिन थाने से कोई सुनवाई नहीं हुई। कर्ज में डूबा किसान जब राघव से मिला, तब उसकी आंखों में आशा थी। उसने सिर झुकाकर कहा था कि बस न्याय मिल जाए, यही बहुत है। और दोपहर में खबर आई कि वही किसान अपने बच्चों सहित कुएं में कूद गया।
राघव को लगा जैसे किसी ने उनके सीने में पत्थर रख दिया हो। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे अधिकारी हैं या असहाय मनुष्य। उनके चेहरे पर वही पुराना बोझ था जो उन्हें हर रात सोने नहीं देता था। उस दिन की याद जब उन्होंने पहली बार किसी बच्चे को भूख से मरते देखा था। उन्होंने अपने कमरे में रखी फाइलें बंद की और बाहर निकल पड़े। बाहर अंधेरा घना था, लेकिन उनके कदमों में अजीब दृढ़ता थी। गाड़ी में बैठे ड्राइवर ने कुछ पूछना चाहा, लेकिन राघव ने सिर्फ हाथ से इशारा किया। गाड़ी सीधे उस गांव की ओर मुड़ गई जहां किसान का घर था। गांव पहुंचते ही हवा में मातम का बोझ महसूस हुआ। औरतें सिर पर दुपट्टा डाले चुपचाप खड़ी थीं, बच्चे कोनों में दुबके थे। लोग धीरे धीरे बातें कर रहे थे कि अधिकारी अब आया है, लेकिन अब किस काम का। राघव जब उस टूटी हुई झोपड़ी के पास पहुँचे तो उनकी आंखें नम हो गईं। एक बूढ़ी औरत वहीं जमीन पर बैठी थी, शायद किसान की माँ थी। उसने सिर उठाकर राघव को देखा और कुछ कहे बिना सिर झुका लिया। उस एक निगाह में जो मौन था वही सबसे बड़ा आरोप था। राघव के कदम पीछे हटने लगे। वे गांव की गलियों से गुजरे जहां गरीबी और उदासी एक दूसरे के साथ रहती थी। उन्होंने देखा कि हर घर में वही दर्द था, न पानी, न रोजगार, न उम्मीद। और तभी उन्होंने मन में निश्चय किया कि अब केवल आदेशों और रिपोर्टों से कुछ नहीं होगा। अब वे अपनी कुर्सी से लड़ेंगे, अपने सिस्टम से लड़ेंगे। अगले दिन उन्होंने अपने ऑफिस में सभी विभागों की बैठक बुलाई। किसी ने नहीं सोचा था कि राघव इस तरह फट पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अब जिले में कोई भूखा नहीं सोएगा, चाहे नियम तोड़ने पड़े। अफसर चुप थे, लेकिन राघव की आंखों में वो ज्वाला थी जो किसी भी डर को भस्म कर दे। उन्होंने फैसला लिया कि जिले की हर पंचायत में सीधा निरीक्षण करेंगे, खुद जाएंगे बिना सूचना। पहले गांव में जब पहुंचे तो अधिकारी भाग दौड़ में जुट गए, लेकिन राघव ने दिखावे से इनकार किया। उन्होंने सीधे किसानों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनी। एक बूढ़ा किसान बोला कि साहब, जो सुनने आते हैं वे लौट जाते हैं, फिर कुछ नहीं होता। राघव का चेहरा शांत था, लेकिन दिल भीतर से उबल रहा था। रात होते होते उन्होंने टीम को निर्देश दिया कि जो भूखा है उसे राशन मिले, चाहे फाइल पर कुछ भी लिखा हो। जो स्कूल बंद है उसे कल तक चालू होना चाहिए। जो डॉक्टर अनुपस्थित है उसे अब पद की गरिमा याद दिलाई जाए। धीरे धीरे राघव का नाम पूरे जिले में गूंजने लगा। लोग कहने लगे कि ये अफसर अलग है, वो जनता के बीच रहता है, उनकी भाषा बोलता है। पर इसी के साथ कुछ लोगों को परेशानी होने लगी। जो नेता वर्षों से अपनी मर्जी चला रहे थे, उन्हें लगा ये आदमी उनकी राजनीति को खत्म कर देगा। एक रात जब राघव अपने कमरे में फाइलें देख रहे थे तो उन्हें एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था कि ज्यादा ईमानदारी जानलेवा हो सकती है। वे मुस्कुराए, लेकिन भीतर हलचल मच गई। उन्हें एहसास था कि लड़ाई आसान नहीं है। वे जानते थे कि जिनके हाथ में ताकत है वे सच को कभी खुलकर जीने नहीं देंगे। पर राघव के लिए अब पीछे लौटना संभव नहीं था। उन्हें अपनी आत्मा की पुकार सुननी थी। उन्होंने मन ही मन तय किया कि अब वे डरेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले कुछ हफ्तों में जिले का चेहरा बदलने लगा। सरकारी स्कूलों में बच्चे आने लगे, राशन दुकानों पर लूट कम हो गई और गरीबों को लगने लगा कि शासन अब उनके लिए भी है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी मुसीबत ने दस्तक दी। जिले के पहाड़ी इलाके में एक अवैध खनन माफिया सक्रिय था, जिसके तार बड़े नेताओं तक जुड़े थे। राघव ने जांच शुरू की तो उन्हें ऊपर से दबाव आने लगा। कई फोन आए, कई आदेश मिले कि जांच को धीमा करो, लेकिन राघव ने किसी की नहीं सुनी। वे खुद ट्रकों की गिनती करने रातों को वहां जाते और एक दिन उन्होंने वही किया जो कोई अफसर सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने खुद माफिया के गढ़ में जाकर सब कुछ जब्त करा दिया। सुबह अखबारों की सुर्खियों में यही खबर थी, डीएम साहब का दबंग अभियान। लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन सत्ता के गलियारों में सन्नाटा था। कुछ को लगा कि राघव का समय अब खत्म होने वाला है। उसी शाम जब वे घर लौटे तो आंगन में उनकी माँ बैठी थीं। उन्हें देखकर राघव का मन भर आया। माँ ने सिर्फ उनके सिर पर हाथ रखा और बोली कि सच की राह कठिन होती है, लेकिन वही अमर बनाती है।